करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ किसने खिलवाड़ किया? जिस राम मंदिर को सनातन की शान माना जाता था, जो राम दरबार मर्यादा का पाठ पढ़ाता था, वह कौन चंदा चोर है? इस बात को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। दान में गड़बड़ी के आरोप लगे तो हड़कंप मचा। फिर योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए, एसआईटी गठित की गई और इसकी जांच जारी है। इस वक्त अयोध्या से बड़ी खबर आपको दे दें, राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में एसआईटी जांच तेज हो चुकी है। योगी सरकार ने 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आज दूसरे दिन भी राम मंदिर में एसआईटी के अधिकारी जांच करने पहुंचेंगे। कल 42 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है और राम मंदिर ट्रस्ट के भी लोगों से पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी और चंदे की रकम जहां गिनी जाती है, वहां भी एसआईटी ने जांच पड़ताल की है। दान पेटी में चंदा आने से लेकर गिनती करने पर, उसके बाद फिर लॉकर में उस पैसे को रखने तक या फिर बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। मगर सवाल तो यह है कि आखिर प्रभु श्री राम के दरबार में कौन है जो चंदे पर डाका डाल रहा था? इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बताया जा रहा है कि यह सारी हेराफेरी चंदे की गिनती के दौरान होती थी। मंदिर के कई सेवादारों पर शक जताया जा रहा है। इसमें टिन्नू यादव नाम के शख्स की भूमिका सबसे संदिग्ध है, जो कभी ऑटो चलाता था, मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर बन गया। उसके बाद मंदिर में उसका रसूख बढ़ता चला गया। चंदे की गिनती की निगरानी का जिम्मा टिन्नू यादव को दे दिया गया। उसका भतीजा मनीष यादव भी जांच के दायरे में है। कई और लोग हैं जिन पर चंदा चोरी का शक जताया जा रहा है। अब चंदा चोरों का भंडाफोड़ एसआईटी को करना है। इसके लिए तेजी से जांच चल रही है। लेकिन ये चोरी कैसे होती थी, जरा इस पर भी गौर कीजिए। चंदे की रकम गिनी जाती थी, नोटों के बंडल तैयार होते थे। आरोप है कि बंडल में कुछ लोग 100 से ज्यादा नोट डाल देते थे। आमतौर पर 100 नोटों की एक गड्डी होती है, लेकिन 100 की बजाय इसमें 150 नोट रख दिए जाते थे। फिर लॉकर में रखते वक्त एक्स्ट्रा नोट निकाल लेते थे। इस मामले में ट्रस्ट के भी कुछ लोगों पर एसआईटी ने शक जाहिर किया है। एसआईटी आएगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं। जो कर्मचारी हैं, करीब 50 के आसपास यहाँ कर्मचारी हैं, जो मंदिर में 6 दान पात्र लगे हुए हैं। एक तो गर्भगृह के बिल्कुल सामने लगा हुआ है और बाकी भी मंदिर में अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, जहाँ लोग आते हैं और दान करते हैं। अब जब ये दान पात्र भर जाता है तो जो मंदिर के कर्मचारी हैं वो उसको खोल के उससे रुपये निकालते हैं। अब ये आरोप लग रहे हैं कि रुपए निकालते टाइम भी कुछ गड़बड़ी होती है। बहुत सारे लोग अपनी शर्ट के अंदर कुछ गड्डियां कर लेते हैं। अब इस मंदिर में अभी तक 3000 करोड़ रुपए का चढ़ावा आ चुका है और लोग बहुत बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं, अंदर आप जाएंगे तो 2 यहाँ पे डोनेशन सेंटर ट्रस्ट ने बना रखे हैं। उसमें हालांकि चेक लोग देते हैं या जो पैसा देते हैं उसकी रसीद लेते हैं। बहुत सारे लोग बैंक में सीधे पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इन सब चीज़ों में तो गड़बड़ी होने की आशंका नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जेवर देते हैं, सोना चांदी कीमती वस्तु। अब इस पर भी कहा जा रहा है कि जैसे लोगों ने जो दिया कीमती वस्तु उसको हल्का करके रख दिया, जैसे सोना है, सोने की चेन है तो हल्की चेन रख दी, या जो ये सोना चांदी गलाने के लिए ले जाया जाता है बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ये सारे आरोप कितने सच हैं, बड़ा टास्क है एसआईटी के सामने, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि सच जल्दी सामने आ जाएगा। क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है, प्रभु श्री राम की मर्यादा का मामला है, लिहाजा योगी सरकार कोताही नहीं बरतना चाह रही है। लिहाजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सीएम योगी का प्रण है। जिसने भी राम भक्तों की आस्था से फरेब किया, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईटी बनाई है वो राम मंदिर परिसर में है। एक सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। दान पेटी से लेकर लॉकर तक हर चीज की जांच की जा रही है। गुप्त कमरा जहां चंदे की रकम गिनी जाती है, वहां भी तफ्तीश हो रही है। 50 कर्मचारियों पर शक है। 42 से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। मंदिर ट्रस्ट के कुछ लोगों पर भी इस वक्त शक है। सोमवार यानी कि कल एसआईटी ने जांच की शुरुआत की। दोपहर करीब 2:30 बजे टीम राम मंदिर पहुंची और रात करीब 10 बजे तक रही। इस दौरान दान पात्रों पर लगे हुए सीसीटीवी के फुटेज देखे गए। 42 सेवादारों से सवाल जवाब हुआ। चंदा गिनती स्थल का भी निरीक्षण किया गया।
कैश लॉकर्स का भी जायजा लिया गया। साथ ही 2021 से लेकर अब तक के दस्तावेज भी खंगाले गए। इधर एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर पहुंचने वाली है दूसरे दिन की जांच के लिए और टीम इस वक्त सरयू गेस्ट हाउस से निकल चुकी है और राम मंदिर पहुंचेगी और आज के दिन भी जांच पड़ताल की जाएगी। एसआईटी की जो टीम है वो लखनऊ से अयोध्या पहुंच चुकी है और इस समय आप देख सकते हैं कि लखनऊ के जो कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत अपनी गाड़ी से फिलहाल निकल रहे हैं। लखनऊ के जो आईजी हैं किरण एस वो भी बैठे हुए हैं, विशेष सचिव वित्त विभाग के भी हैं और फिलहाल यहां से जो एसआईटी की टीम है ये राम मंदिर परिसर की तरफ निकल चुकी है। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। कल जिस तरीके से एसआईटी ने 8 घंटे लंबी पूछताछ की थी, पूरे क्रमांक को समझा था, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझा था और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन को कल खत्म किया था, लेकिन आज ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हुआ है। एसआईटी की टीम मंदिर परिसर में पहुंचेगी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझेगी, किस किस लोगों की लापरवाही है, किसने किसने चोरी की है और किसने किसने सीसीटीवी को बंद करने में अहम भूमिका निभाई है। इन सारी चीज़ों के जो सीक्वेंस हैं वो एसआईटी समझेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम फिलहाल यहाँ से निकल चुकी है और आज भी ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा और उसके बाद एसआईटी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और उसके बाद साफ हो पाएगा कि राम मंदिर परिसर में जो इतने करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है उसके पीछे का असल सच क्या है। अब चंदा चोरों पर योगी का हंटर चलना तो तय माना जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए भी आस्था से कम नहीं है। बिल्कुल, और आज भी राम मंदिर परिसर में एसआईटी के अधिकार जांच करेंगे। अधिकारी पहुंच रहे हैं, चंदे में गड़बड़ी को लेकर यह जांच की जा रही है। कल 8 घंटे तक टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। रडार पर कई नाम भी हैं, मसलन जैसे टिन्नू यादव, उसका साथी मनीष यादव, लवकुश सिंह, अनुकल्प मिश्रा, केडी तिवारी, करुण, ऋतिक सिंह और राजेश पाठक। इधर मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। अब चंदा चोरी के मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं, जिस पर योगी ने पलटवार किया है। कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को भी राम की याद आ गई। ये सब चुनाव का असर है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए हैं। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है। इधर पटना में खान कोचिंग के बाहर फायरिंग के मामले के बाद अब गोलीकांड को लेकर तनाव बना हुआ है। रोशन आनंद ने खान सर पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया। मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। रोशन आनंद का दावा है कि साजिश के तहत उनके भाई प्रिंस की हत्या की गई, जिसे लेकर उनके छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला और न्याय की मांग की। हालांकि खान सर भी मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर चुके हैं। खान सर का कहना है कि वो परिवार के साथ हैं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जेल में बंद रोशन आनंद को कल ही जमानत मिली थी और उसके बाद वो सहरसा में अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव को नेपाल के विराटनगर में संदिग्ध हालत में मौत के बाद भारत लाया गया था। नेपाल पुलिस को शक है कि प्रिंस यादव की ओवरडोज के कारण मौत हुई है, लेकिन प्रिंस यादव की आंख पर चोट लगने के वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं उनकी हत्या तो नहीं हुई। अब पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, लेकिन रोशन आनंद ने सीधे सीधे खान सर को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया।
हमारी भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। उसने कितना झूठ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, विद्यार्थियों को छला है फैजल खान ने। हमारे भाई की हत्या हुई है, उसकी सीबीआई जांच हो। फैजल खान पर्दा के आगे दिखाती है कि शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। अब रोशन आनंद सर पर सीधा आरोप उनकी ओर से जो खान सर पर लगाया गया है, उसके बाद उनके छात्र खान सर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर क्यों इतना बड़ा घटना घट गया? सर जेल में थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनके भाई की नेपाल में, कैसे हुआ? इस मुद्दे की पूरी तरह सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से बिहार सरकार में और न्यायालय पूरा बिहार सरकार बिका हुआ है और जातिगत समीकरण देकर सर को जताया जा रहा है और सर को पूरा हम लोग साथ हैं। और जिस तरह सर को मेंटली डिस्टर्ब करके प्रिंस भाई को मारा गया है, बिल्कुल गलत है। अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ निष्पक्ष जांच नहीं की। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि उसमें जो भी निर्दोष हो उसके उचित से उचित सजा हो। श्रद्धांजलि कुछ ना, सब उनका चाल है। ये पूरा खून का जिम्मेवार हुए है। कहा कि ये इतना छोटा सा मैटर को इतना बड़ा बना दिया कि रोशन फर को अरेस्ट करना पड़ा और उनके भाई के ऊपर भी एफआईआर कर दिया, जिसके तहत भाग गए, नेपाल चल गए। फिर हमारे को जब तक जमानत मिल जाएगा, लेकिन उन्हीं के द्वारा जमानत न दिया गया। इसमें कहीं ना कहीं उन्हीं का साजिश है पूरा मर्डर में। वहीं खान सर ने पूरे मामले को नया ट्विस्ट दिया और कहा कि इस वारदात में कोई तीसरा आदमी शामिल है। खान सर ने भी इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस खबर पर अब लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, जो सब कुछ हो रहा है वो एक के बाद एक होता जा रहा है। पहले खान सर ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर जानलेवा हमला कराने वाला और कोई नहीं, उन्हीं से जलन रखने वाला एक और टीचर है। और अब रोशन आनंद ने खान सर पर जो आरोप लगाया कि उन्हीं की वजह से उनके भाई की जान गई है, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी एक प्लान का हिस्सा है। अब इसका सूत्रधार कौन है, ये तो पुलिस ही बता सकती है। जी हाँ, बिल्कुल यही आरोप रोशन आनंद लगा रहे हैं। जब वो कल जेल से बाहर आए, उसके बाद भाई के अंतिम संस्कार के लिए सहरसा उनको जाना था। उससे पहले पटना में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और उसमें यही सवाल उठाया कि आखिर मैं मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन आरोप लगा दिया गया फैजल खान की तरफ से और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर फैजल खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसके अलावा सीबीआई जाँच की उन्होंने मांग की है। भाई की मौत के लिए जिम्मेदार खान सर को ठहराया है। तो लगातार उनके छात्र हों या रोशन आनंद हो, कई सवाल उठा रहे हैं और इधर उनकी मौत किस वजह से हुई, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रोशन आनंद का साफ कहना है कि ये साजिश है और खान सर ने ही ये साजिश की है। भाई के आंख के पास चोट के निशान है, इसको लेकर परिवार के लोग, रोशन आनंद के परिवार के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और इधर बिहार पुलिस भी नेपाल पुलिस से संपर्क कर रही है, पूरी जानकारी ले रही है और संभव है कि जो 5 लोग उनके साथ होटल में मौजूद थे, उनको बुलाकर पुलिस पूछताछ कर सकती है और पूरा मामला कैसे हुआ, घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी ले सकती है। तो अभी मौत की वजह साफ नहीं है, लेकिन जाहिर है इसको लेकर जो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर से रोशन आनंद और उनके परिवार की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए हैं, उसका जवाब अभी मिलना बाकी है। पुलिस की जांच रिपोर्ट जब इसमें आएगी तभी ये साफ होगा कि रोशन आनंद के भाई की मौत कैसे हुई। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर डेमोलिशन ड्राइव की शुरुआत हुई है। दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर चलने शुरू हो चुके हैं। इस बार एक्शन कालिंदी कुंज में चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मदनपुर खादर इलाके में पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने यह कार्रवाई शुरू की है। दरअसल ये डूब क्षेत्र का इलाका है, जहां लोगों ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर लिए हैं, लेकिन अवैध तो अवैध ही कहा जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा निर्माण क्यों ना हो गया हो। राजधानी दिल्ली में इस समय बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यमुना किनारे जितना भी ओजोन का एरिया है, जहां सरकार द्वारा ओजोन के बोर्ड लगाए गए थे, चिन्हित किया गया था, उस इलाके में जितना भी अवैध अतिक्रमण है, फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर उसे हटा रहा है। इस समय हम
कालिंदी कुंज इलाके में मौजूद है और ये पुश्ते की जमीन है और पुश्ते की जमीन पे आप यहाँ पे देखिए कि कई झुग्गियां बनी हुई है। कई लोगों ने यहाँ पे जमीनें भी खरीदी हुई है, लोग खेती करते हैं। ऐसे में जब बारिश होती है, यमुना में पानी बढ़ता है तो इन लोगों की जान पे एक खतरा आता है। हर साल इन्हें यहाँ से हटाया जाता है। बाढ़ के समय रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों के लिए चलाए जाते हैं, टेम्पररी शेल्टर बनाए जाते हैं। लेकिन अब सरकार के फरमान के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे जितना भी ओजोन का एरिया है, जिसकी जद में 15 लाख से ज्यादा लोगों के मकान आए हैं। फिलहाल कालिंदी कुंज के इस इलाके में सैकड़ों झुग्गियां हैं, कई लोगों के टेम्पररी शेल्टर हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे उन्होंने 5-5 लाख में मकान खरीदे थे, बिल्डर द्वारा उन्हें बेचा भी गया था। लेकिन आज जब सरकार का बुलडोजर आया तो सबको अपनी जगह खाली करनी पड़ रही है। मदनपुर खादर के लोग बुलडोजर एक्शन से खफा हैं। अपने मकान पर बुलडोजर चलते देख कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इन लोगों का कहना है कि उनके पास मकान के कागजात हैं, इसके बावजूद केवल 3 दिन का नोटिस देकर उनके मकान को तोड़ा जा रहा है। इस समय मदनपुर खादर में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लोग यहाँ पे रो रहे हैं, जिनकी झुग्गियां थी, जिन्हें तोड़ा गया, जिनके घर थे, वो लोग यहाँ पे रो रहे हैं। इलाके की पार्षद हमारे साथ हैं। ये एरिया अब ओजोन में आ गया है, सरकार द्वारा कहा गया है बुलडोजर चले। कितनी यहाँ पे झुग्गियां और घर थे? यहाँ पे कम से कम 70 झुग्गियां थी, जिसमें कि 10 अपने थे और बाकी बता रहे कि बांग्लादेशी थे। बांग्लादेशी थे यहाँ पे 10 यहाँ पे लोकली थे, जिन्होंने यहाँ से आगे से खरीदी थी, यहाँ पे खरीदी है किस्त वगैरह, किस्तों पे जमीन लिए थे यहाँ पे इस एरिया में। हाँ, इस एरिया में। और हमारा कागज भी है जमीन का। अरे खेत होते बेटा, यहाँ खेत होते, झुग्गी पड़ी थी। झुग्गी किराए पर दे दे 30,000 20,000 रुपया लेकर हमारी मेरे पास है। लाइट का पैसा जो छापा मारे थे उसका बिल है, जमा किए हैं उसका बिल है, सब हमारे पास है। 50,000 का बिल दिया, वो भी भरे हैं। इतने सारे मतलब 7 लाख रुपए लगाया मैंने। कब आया था आपको नोटिस? नोटिस आया 3 दिन पहले ही नोटिस आया तोड़ने का। 3 दिन का समय दिया? बस 3 दिन का दिया है, समय दिया। परसों देके गया है, कल बस तोड़ दिया। अगला किसी आपको रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनका कहना है कि केवल 3 दिन का समय दिया गया था और 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे प्रशासन का बुलडोजर आया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे बकायदा पैसे देके रजिस्ट्री करा के जमीन खरीदी थी। बिजली का उन्हें कनेक्शन दिया गया था। अगर अवैध था तो किसने ये जमीन उन्हें अलॉट होने दी, कैसे यहाँ पे बिजली का कनेक्शन आ गया। लेकिन कुछ झुग्गियां यहाँ पे अवैध थी, 70 से ज्यादा यहाँ पे झुग्गियां अवैध बताई जा रही है। ये एक मकान है, बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए देके एक व्यक्ति ने यहाँ पे जमीन खरीदी और उसके बाद यहाँ पे मकान बनाया था। लेकिन जब प्रशासन का बुलडोजर आया तो जो मदनपुर खादर का इलाका है, पुश्ता से नीचे का इलाका है, 100 फुटा से नीचे का इलाका है, वहां पे अभी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। एक और घर है जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हुआ था, बकायदा इन लोगों ने भी पैसे देके यहाँ पे जमीन खरीदी थी। लेकिन क्योंकि अब ये ओ जोन के अंदर आता है, यानी यमुना के किनारे की जमीन जो कि एक ओ जोन जिसे डिफाइन कर दिया गया है, ओ जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, अब यहाँ पे लोगों को रहने की अनुमति नहीं है। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण भी किया था। यमुना के किनारे किसी को भी रहने की इजाजत नहीं थी, लेकिन समय साल दर साल लोग यहाँ पे आते गए, बसते गए। लोगों ने अपने यहाँ पे परमानेंट आशियाने बना लिए। नजफगढ़ से लेके कालिंदी कुंज तक उस्मानपुर का गांव है, यमुना बाजार का इलाका है, जहाँ पे प्रशासन ने नोटिस भेज दिया है। कुछ लोग इसके खिलाफ कोर्ट में गए हैं और जो लोग कोर्ट नहीं जा पाए, फिलहाल उनके यहाँ प्रशासन का बुलडोजर पहुंच चुका है, डीडीए का बुलडोजर पहुंच गया है। ये एक पूरा मकान है जिसे यहाँ पे अभी फिलहाल खाली कराया जा रहा है और लोगों को 3 दिन पहले ये कहा गया था कि यहाँ इस इलाके को खाली कर दे कि ये ओजोन में आ चुका है और आपको अब घर खाली करना होगा। लोगों ने सरकार की बात को सीरियसली नहीं लिया, लोगों ने अपने घर खाली नहीं करे और आज सुबह जब यहाँ पे बुलडोजर पहुंचा तो सारी झुग्गियों को, सारे मकान को फिलहाल ध्वस्त किया जा रहा है।
राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। जो इलाके, जो मकान यमुना की जमीन पे है, जिन्हें ओजोन के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है, उन मकानों को खाली कराया जा रहा है। बुलडोजर के माध्यम से इलीगल अतिक्रमण जो किया गया था उसे तोड़ा भी जा रहा है। इस समय मदनपुर खादर का इलाका है, कालिंदी कुंज के पास यमुना बहती है और कुछ लोगों ने कई सालों से यहाँ पे धीरे धीरे अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था, नदी किनारे रहना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने यहाँ पे गलत तरीके से अपने घर भी बनाए। बिल्डर्स ने यहाँ पे यमुना की जमीन को लोगों को सस्ते में बेचा और लोगों ने सस्ते के लालच में यहाँ पे मकान भी खरीदे। ऐसे में जब ये पूरा इलाका डिक्लेयर कर दिया गया कि ओ जोन के अंदर आएगा, यानी वो इलाका जो यमुना की जमीन का है, यानी सरकार के अंडर है, अब इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पे लोग खेती करते हैं, यहाँ बगल में खेती होती है और कुछ लोगों ने अपने धीरे धीरे यही मकान बनाने शुरू कर दिए थे। झुग्गियां थी, परमानेंट मकान थे, जिन्हें फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई करके तोड़ा जा रहा है और पूरा ओजोन का इलाका जो राजधानी दिल्ली में है उसे खाली कराया जा रहा है। 15 लाख ऐसे मकान हैं जो ओजोन के अंदर आते हैं। हालांकि सरकार ने कहा था किसी का मकान नहीं टूटेगा, लेकिन ये तीसरी बुलडोजर की कार्रवाई है। इससे पहले उस्मानपुर गांव में और अब मदनपुर खादर में डीडीए का बुलडोजर चल रहा है। बड़ी खबर अब आपकी सेहत से जुड़ी हुई। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में फूड एंड सेफ्टी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने अवैध फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, जहां ढरले से नकली और सड़े गले सामानों से अचार बनाने का काम हो रहा था। सेहत से खिलवाड़ करने वाली 2 अचार फैक्ट्रियों का भी भांडाफोड़ हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग ने खोड़ा के आदर्श नगर में फैक्ट्रियों पर छापा मारा और 34 क्विंटल अचार मौके पर नष्ट कर दिया। हर घर में इस्तेमाल होने वाले ये अचार गंदगी और पशुओं के बीच तबेले में तैयार किए जा रहे थे। एक फैक्ट्री दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दारोगा जसबीर सिंह के तबेले में संचालित हो रही थी, तो दूसरी फैक्ट्री में भी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा मौके पर तैयार मिले माल से दुर्गंध आ रही थी और फंगस लगा हुआ भी था। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने 180 किलो अचार और 9 क्विंटल नमक को सीज किया। इस सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। फूड एंड सेफ्टी विभाग का कहना है कि लैब रिपोर्ट के बाद इन फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी अधिकारी ने कहा है कि जहां तबेले में अचार बनाया जा रहा था वहां चारों तरफ गंदगी थी, खाद्य सुरक्षा मानकों का कोई पालन नहीं हो रहा था। दोनों जगह से सड़ी गाजर और नींबू से अचार तैयार किया जा रहा था।